हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी बोर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है सोशल साइंस का, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। इस चैप्टर पर ये सेकेंड वीडियो है अपना, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसे हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या है, ये डिटेल में समझने के लिए। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस, उसकी डेफिनेशन, उसका मीनिंग आपको समझाता हूँ। साथ ही साथ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो फिर सबसे पहले देखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या डेफिनेशन है इसकी। सिंपल डेफिनेशन समझ लेते हैं। रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन बिकॉज दे नेचुरली गेट रिप्लेस्ड एंड रिप्लेनिश। अभी ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, बार बार हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज दे नेचुरली गेट रिप्लेस एंड रिप्लेनिश, क्योंकि नेचर से हमें ये फिर से क्या होते, तो ये नेचर में फिर से बनते हैं। नेचुरली वो फिर से बनते हैं, प्राकृतिक रूप से वो फिर से बन जाते हैं। जैसे कि सूरज की रोशनी हो गया, सनलाइट, विंड, वाटर, फॉरेस्ट है कि नहीं, हवा, पानी, जंगल, ये सब जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है। इसके बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसका मतलब होता है, डेफिनेशन क्या है देखिए, रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेस क्विकली वंस दे आर यूज्ड अप, दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। एग्जाम्पल भी दिया है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स। इसका मतलब होता है कि नॉन रिन्यूएबल ऐसे संसाधन है, ऐसे रिसोर्सेस है जिनका उपयोग करने के बाद वो जल्दी से वापस नहीं बन पाते, फिर से वो बनने को लाखों साल लग जाते हैं। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मीन्स नेचुरल गैस, मिनरल्स, ये जो है ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। इनको अगर हमने यूज़ किया तो ये ख़त्म हो जाते हैं और इनको वापस बनने के लिए लाखों साल लग जाते हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशन हमने समझी है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। अभी आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया है वो अब हम लाइन टू लाइन समझेंगे। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसके पहले दो फिगर्स दिए, देखो आप देख सकते हैं फिगर 1.7। रिवर वाटर अ रिन्यूएबल रिसोर्स एज लॉन्ग एज ग्लेशियर्स एंड फॉरेस्ट एग्जिस्ट। नदी का जो पानी है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, संसाधन है, कैसा रिन्यू होने वाला, जब तक कि क्या है, ग्लेशियर मीन्स हिम नदी है, हिमनग है, और जंगल जब तक मौजूद है तब तक ये क्या रहेगा, तो एक रिन्यूएबल रिसोर्स रहेगा। कौन सा? नदी का पानी। उसके बाद दिया देखो फिगर 1.8, वी कैन टेक टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट। हम क्या कर सकते हैं, जंगल से हम टिम्बर ले सकते हैं, मीन्स लकड़ी ले सकते हैं। अंडरस्टैंड? इन लिमिटेड क्वांटिटीज, कितने क्वांटिटी में? एक सीमित मात्रा में हम उसे ले सकते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम इफ वी अलाउ टू रीजनरेट। इसका मतलब ये है कि हम जंगल से क्या कर सकते हैं, तो अगर उन्हें हम टाइम दे, रीजनरेट होने का समय अगर दे, हमें उन्हें फिर से उगने का, जंगल को फिर से बढ़ने का, तो हम क्या कर सकते हैं, तो सीमित मात्रा में अगर लकड़ी काट भी रहे तो इट इज़ ओके, मगर हमें क्या करना पड़ेगा, उस फॉरेस्ट को रीजनरेट होने के लिए टाइम देना पड़ेगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लकड़ी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमें टिम्बर मिल सकता है फॉरेस्ट से। आपको ये समझना होगा। चलिए फिर हमें मेन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या दिया है देखिए इसमें, अ सेकेंड वे ऑफ कैटेगराइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज कुड बी बेस्ड ऑन वेदर दे आर रिन्यूएबल और नॉट। इसका मतलब ये होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन, उनको बांटने का एक दूसरा तरीका भी है। कैटेगराइजेशन करना मीन्स उनको बांटना। इसका एक और तरीका है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये रिन्यूएबल है या नहीं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हें हम बांट सकते हैं। अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ नेचर इज दैट इट फंक्शंस इन अ रिस्टोरेटिव एंड रीजनरेटिव वे। रिस्टोरेटिव का मतलब होता है कि पुनर्स्थापित करना। इसका मतलब ये है कि जो अपनी प्रकृति है, नेचर है, उसका एक सामान्य ऐसा नियम है, एक जनरल प्रिंसिपल है उसका, कि वो हमेशा क्या करती है, तो अपने आप को खुद ठीक करती है और नया रूप देने का काम प्रकृति, नेचर खुद करती है। रिस्टोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू इट्स ओरिजिनल हेल्दी स्टेट इफ इट हैज़ बीन डिग्रेडेड और डैमेज। अब यहाँ पे रिस्टोरेशन का मतलब दिया, देखो रिस्टोरेशन का मतलब क्या होता है,
रिस्टोरेशन का ये एक प्रोसेस है, अंडरस्टैंड। ये प्रोसेस के हिसाब से रिस्टोरेशन जो है, पुनर्स्थापना जिसे हम कह सकते हैं, इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ है उसको क्या करना, तो उसकी पुरानी स्थिति में लाना। अगर वो डिग्रेड है या फिर डैमेज हो गई है, बिगड़ गई है या फिर ख़राब हो गई है, उसे क्या करना, तो रिस्टोर करना, मीन्स उसे जैसी उसकी पहली स्थिति थी उसे वहाँ तक लेके आना, इसको हम कह सकते हैं रिस्टोरेशन। और ये प्रिंसिपल पे काम करता है नेचर। मीन्स नेचर का अगर कोई डिग्रेडेशन हो रहा है या फिर कोई डैमेज हो रहा है, ख़राब हो रहा है नेचर, या फिर वो बिगड़ रहा है, डिग्रेड हो रहा है, तो नेचर क्या करता है, तो खुद को रिस्टोर करने का काम करता है, पुनर्स्थापित करने का काम करता है। उसके बाद दिया देखो, नेचर हील्स, रिन्यू एंड मेंटेन हरसेल्फ ओवर टाइम। अभी ये जो प्रकृति है, अंडरस्टैंड, नेचर वो खुद को हील करता है, हील करती मीन्स खुद को वो क्या करती है, तो अपने आप ठीक करती है नेचर। रिन्यू, खुद को रिन्यू करना, खुद को मेंटेन रखने का काम पूरे ओवर टाइम के हिसाब से वो नेचर करता है। जैसे कि एग्जांपल दिया देखो आपके सामने, अ कट ऑन योर स्किन विल नॉर्मली हील। अगर आपकी त्वचा पर कोई चोट लग जाती है तो धीरे धीरे क्या हो जाती है, वो भर जाती है। हील मीन्स भर जाना या फिर अच्छे हो जाना। अ फॉरेस्ट रिकवर्स आफ्टर अ वाइल्ड फायर। अगर जंगल में आग लग जाती है तो वो बाद में वो वहाँ पर फिर जंगल क्या हो जाता है, तो उग जाता है। अंडरस्टैंड, ये एक तरह का रिस्टोरेशन आपको दिखाई देगा। रीजनरेशन गोज बियॉन्ड रिस्टोरेशन। अभी रीजनरेशन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है देखो, ये जो रीजनरेशन है, पुनर्जनन जिसे हम कहते हैं, तो ये पुनर्स्थापना से भी आगे है, मीन्स रिस्टोरेशन से भी आगे है। इट इज़ अबाउट नेचर्स एबिलिटी टू क्रिएट न्यू लाइफ एंड द कंडीशंस फॉर थ्राइविंग। ओके, इसका मतलब होता है कि ये जो रीजनरेशन है, ये प्रकृति की या फिर नेचर की वो शक्ति है जिसमें वो क्या करती है, नेचर क्या करता है, तो खुद का नया जीवन बनाता है, और जो जीवन के लिए ज़रूरी परिस्थितियाँ है वो भी वो बनाता है। कौन? नेचर। वो कंडीशन भी बनाने का काम नेचर के द्वारा होता है। तो इस तरह से हमें समझ में आना चाहिए कि नेचर जो प्रिंसिपल पे काम करता है वो क्या है, तो रिस्टोरेटिव एंड रिजेनरेटिव वे से काम करता है। ये सब चीज़ें हमने नेचर में देखी भी है। वी प्लांट ट्रीज इन एरियाज दैट मे हैव लॉस्ट देम ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशंस लाइक क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर हाउसिंग। अब हम जो है उन जगहों पर पेड़ लगाते हैं जहाँ पर क्या हो गया है, तो इंसानों के कारण वहाँ के पेड़ काट दिए गए हैं। जैसे कि जंगल साफ किया गया है, किसके लिए? फॉर हाउसिंग, लोगों को रहने के लिए, घर बनाने के लिए जंगल को साफ किया किसने? तो ह्यूमन ने। तो एक तरह का ह्यूमन इंटरवेंशन हो गया, ये इंसानों के कारण ये यहाँ पे फॉरेस्ट क्लियर हुआ है। तो प्लांटिंग द types of trees that were originally growing there restore the ecosystem. The trees provide food and shelter for birds, squirrels and other creatures, enabling life to return. पहले तो ह्यूमन की वजह से वहाँ से हमने पेड़ काट दिए, तो फिर से हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे अगर पेड़ लगा रहे तो हमें याद रखना चाहिए कि हमने वही ट्रीज को प्लांट करना चाहिए जो ओरिजिनली ग्रोइंग देयर, जो वहाँ पर ओरिजिनली ग्रो होते थे। पहले जो पेड़ उगते थे वहाँ पे, वही पेड़ हमने वहाँ पे लगाने चाहिए। इससे क्या होगा? रिस्टोर द इकोसिस्टम। इससे इकोसिस्टम जो पर्यावरण है, पूरा पर्यावरण वो क्या होने लगेगा, तो फिर से ठीक होने लगेगा। क्योंकि जो ट्रीज पहले थे जो प्रोवाइड करते थे फूड या फिर शेल्टर प्रोवाइड करते थे बर्ड्स को, स्क्विरल्स को और अदर क्रिएचर्स को, इनेबलिंग लाइफ टू रिटर्न। उन पेड़ों को हमने लगाना चाहिए जो पेड़ क्या पहले भी चिड़ियों को, या स्क्विरल मीन्स गिलहरी, या फिर बहुत सारे जो अदर क्रिएचर्स है, जीव जंतु है, उनको खाना देते थे, उनको आश्रय देते थे, उन्हें वहाँ पे हमें लगाना चाहिए, जिससे वह उनका जो जीवन है वो फिर से वापस आ जाता है। नेचर वर्क्स इन साइकिल्स वेयर देयर इज़ नो वेस्ट। जो प्रकृति है, नेचर है, वो क्या करती है, तो साइकिल में काम करती है। साइकिल मीन्स चक्रों में वो काम करती है जहाँ पे कुछ भी वेस्ट या फिर व्यर्थ नहीं होता है। टेक अ फॉरेस्ट, जैसे कि जंगल का हम उदाहरण लेंगे। टेक अ फॉरेस्ट का हम एग्जाम्पल लेंगे। लेट्स से अ ट्री फॉल इन द फॉरेस्ट। अंडरस्टैंड, अगर कोई पेड़ जंगल में गिर जाता है तो क्या हो जाएगा? इट डिकम्पोज विद द बैक्टीरिया। वो जो पेड़ है वो क्या हो जाएगा, तो धीरे धीरे सड़कर मिट्टी में मिल जाएगा। बैक्टीरिया उसे क्या करेंगे, तो डिकम्पोज करेंगे उस पेड़ को। बैक्टीरिया, फंगीज एंड इंसेक्ट फीडिंग ऑन इट। ये डिकम्पोज होने के बाद में इस प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया हो रही डिकम्पोजिशन की, उसमें बैक्टीरिया, उसके बाद फंगी
या फिर इंसेक्ट जो है छोटे मोटे कीड़े उनको उससे क्या मिलता है, उस पेड़ से खाना मिलता है, वो उस पर भोजन करते हैं। अंडरस्टैंड। अगर कोई पेड़ गिर जाता है तो उसका वो धीरे धीरे सड़कर मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रक्रिया में बैक्टीरिया को फ़ायदा होता है, उनको खाना मिलता है इससे, फंगी इंसेक्ट इनको इससे भोजन मिलता है। द ट्री बिकम्स पार्ट ऑफ सॉइल इनरिचिंग इट। पेड़ जो है मिट्टी को और उपजाऊ बनाता है। बाद में न्यू ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। फिर उसी मिट्टी से नए पौधे और पेड़ उगने लगते हैं। इवेंचुअली सम विल फॉल एंड द साइकिल स्टार्ट अगेन। कुछ समय बाद वे फिर से गिर जाते हैं और ये जो चक्र है वो फिर से शुरू हो जाता है। तो ये नेचर जो है किस तरह से काम करता है, साइकिल में काम करता है, चक्र में काम करता है। इसे इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। These are examples of nature's principle of restoration and regeneration in practical। ये उदाहरण जो है ये हमें बताता है कि प्रकृति या फिर नेचर जो किस तरह से खुद को रिस्टोर पुनर्स्थापित करती है, कैसे नई जिंदगी को जन्म देती है। अंडरस्टैंड। ये जो प्रक्रिया ये चलती रहती है, ये हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अभी हम देखेंगे रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में हम समझ रहे हैं, तो उसमें से फर्स्ट जो पॉइंट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उसके बारे में हम अभी समझेंगे। क्या दिया देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेस एग्जिबिट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर टाइम। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने नेचर के देखे हैं वही सब कैरेक्टरिस्टिक्स आप क्या देख सकते हैं, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेस में देख सकते हैं। इसका मतलब है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है वो समय के साथ अपने आप को क्या करते हैं, तो दोबारा उपलब्ध कराते हैं या फिर वो दोबारा उपलब्ध हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडिया हैज़ एबंडेंट सनशाइन। भारत के जो अधिकतर हिस्से है वहाँ पे बहुत सारी धूप आपको मिलती है। एबंडेंट मीन्स बहुत सारी या फिर भरपूर ऐसी धूप वहाँ पे मिलती है। इन द नेचुरल कोर्स रिवर्स आर फेड रेगुलरली बाय रेन एंड मेल्टिंग ग्लेशियर्स। अभी नदियाँ जो है वो सामान्यतः वर्षा रेन की वजह से या फिर जो ग्लेशियर है पिघलते ग्लेशियर से लगातार वो भरती रहती है, रिन्यू होती रहती है। सॉइल रिप्लेनिश इटसेल्फ, फॉरेस्ट रिन्यू देमसेल्फ। फॉरेस्ट जो है जंगल भी क्या करते हैं, तो अपने आप को दोबारा उगाते हैं। सॉइल रिप्लेनिशेस इटसेल्फ, और मिट्टी जो है वो भी क्या करते हैं, तो प्राकृतिक तरीके से खुद की जो फर्टिलिटी है उसे वापस पा लेती है। और ये सब चीज़ें होती रहती है नेचर में। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सौर ऊर्जा, विंड मीन्स पवन ऊर्जा। एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, बहते पानी से मिलने वाली ऊर्जा। टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, जंगलों से मिलने वाली लकड़ी। आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये सब क्या है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू मैनेज देम इन सस्टेनेबल मैनर। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी। ये तो मैंने आपको बताया कि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये फिर से बनेंगे, ओके, फिर से उपलब्ध होंगे, मगर जब तक कि हम इनका क्या नहीं करते, तो सस्टेनेबल मैनर में इनका उपयोग नहीं करते, उपयोग नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि संतुलित और टिकाऊ ढंग से इनका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। हाउएवर फॉर देम टू रिमेन रिन्यूएबल देयर इज़ अ कंडीशन। अभी याद रखिए कि ये जो रिन्यूएबिलिटी है या फिर उसे ये जो सब रिसोर्सेस है नेचुरल रिसोर्सेज, इनको रिन्यू बने रहने के लिए एक शर्त है, ये कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, जो नेचुरल रिदम है रिस्टोरेशन और रीजनरेशन का, इट मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब। ये जो पुनर्स्थापन पुनर्जनन का जो चक्र है उसे क्या नहीं होना चाहिए, तो कोई भी ब्रेक नहीं लगना चाहिए, उसमें कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। इफ़ वी हार्वेस्ट टिम्बर फास्टर दैन द फॉरेस्ट कैन ग्रो ट्रीज, वी विल इवेंचुअली डिप्लेट द फॉरेस्ट। अभी हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि अगर हम क्या कर रहे हैं, जंगल से लकड़ी जो है बहुत तेज तरीके से उसे काटने लगे, तो जंगल क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि लकड़ी हम ज़्यादा तेज़ी से काट रहे हैं, मीन्स फॉरेस्ट तो ग्रो हो रहा है, फॉरेस्ट तो खुद को रिप्लेनिश करेगा, खुद तो ग्रो होगा, मगर उसका जो ग्रोइंग स्पीड है उससे अगर ज़्यादा आप लकड़ी काटने का काम करेंगे तो हाँ, इससे क्या होगा, तो जो जंगल है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। साइंटिस्ट हैव शोन दैट थ्रू इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्शंस मेनी ऑफ द नेचर साइकिल हैव बीन डिस्टर्ब्ड। वैज्ञानिकों ने ये दिखाया भी है कि जो मानव है, ह्यूमन है, उनकी जो गैर जिम्मेदारी वाली हरकत है, इससे क्या हो गया, तो नेचर का जो साइकिल है, नेचर की साइकिल क्या हो गई, तो बिगड़ गई है। ओके, अंडरस्टैंड इट।
A combination of several factors interacting, fossil fuel driven industrialization and the cutting down of forests for agriculture and other purposes are two of them, has led the rising temperatures that we are experiencing. On account of this, the glaciers in some places in the Himalayas are melting at a rate faster than precipitation can replace them. हम देख सकते हैं कि ये जो फॉसिल फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं हम, और इन फॉसिल फ्यूल का यूज़ करके जो इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, ओके, औद्योगिकरण चल रहा है, और साथ ही साथ फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है, मीन जंगलों को काटा जा रहा है, किसके लिए? तो एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती करने के पर्पज़ के लिए, और कुछ अदर पर्पज़ के लिए आर टू ऑफ देम, इन दोनों में से कुछ और पर्पज़ के लिए भी फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? तो इस कारण से जो टेम्परेचर है धरती का, अपने अर्थ का, वो क्या हो रहा है? तो बढ़ रहा है, और इसे हम एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, ओके, इसका हम अनुभव भी कर रहे हैं। ऑन अकाउंट ऑफ दिस, द ग्लेशियर इन सम प्लेसेस इन हिमालयज आर मेल्टिंग एट अ रेट फास्टर देन प्रेसिपिटेशन कैन रिप्लेस देम। इस कारण हम देख सकते हैं कि जो हिमालय के कुछ हिस्से, वहाँ की जो ग्लेशियर है वो तेज़ी से पिघल रही है। इसका मतलब है कि बर्फबारी उतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए, और जिससे वो फिर से भर सके, इतनी बर्फबारी नहीं हो रही है, इतनी ज़्यादा तेज़ी से वो जो ग्लेशियर है वो क्या हो रहे हैं? तो वहाँ से पिघल रहे हैं। This has implications of water security for the populations living in the plains dependent on the water tower. इसका सीधा जो असर होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है? तो जो मैदान में रहने वाले जो लोग हैं, जो हिमालय के पानी को क्या समझते हैं? जल टावर, मीन्स वाटर टावर समझते हैं, उनके लाइफ पर, उन पर इनका क्या होने वाला है? तो असर होने वाला है। उसके बाद देखिए फिगर 1.9 दिखा है, देखो, ऑफरिंग अग्रम टू सूर्य द सन गॉड इन ग्रेटिट्यूड। अभी जो सूर्यदेव है उनको धन्यवाद देने के लिए क्या किया जा रहा है? तो अर्घ्य चढ़ाया जा रहा है, मीन्स वाटर ऑफर किया जा रहा है किसे? तो सूर्यदेव को। एक ट्रेडिशन है इंडिया में, आप देख सकते हैं इसके बारे में। डोंट मिस आउट। ट्रेडिशनली, परंपरागत रूप से, कम्युनिटीज हैड अ सिस्टम ऑफ रेगुलेटिंग और रिफ्रेनिंग फ्रॉम फिशिंग ड्यूरिंग द स्पॉनिंग सीजन टू इनेबल द मेंटेनेंस ऑफ फिश पॉपुलेशन। अभी फिश पॉपुलेशन को मेंटेन रखने के लिए जब मछलियाँ क्या करती है? प्रजनन करती है, फिर अंडे देती है, उस मौसम में मछली पकड़ने को रोक दिया जाता था। ये समुदायों में ऐसा नियम था, कम्युनिटीज़ के बीच में नियम था, परंपरागत रूप से चलते आया है। तो कि कोई मछली पकड़ेगा नहीं, क्योंकि दिस द टाइम ऑफ स्पॉनिंग सीजन, या फिर रेगुलेटिंग, अंडे देने का सीजन है किसका? तो मछलियों का, प्रजनन करने का। हाउएवर द कमर्शलाइजेशन ऑफ फिशिंग रिजल्टेड इन ओवर फिशिंग। मगर क्या हो गया? ये जो मछली पकड़ना एक व्यवसाय बन गया, एक कमर्शलाइजेशन बन गया, तो क्या हो गया? तो बहुत ज़्यादा अत्यधिक शिकार होने लगी किसकी? तो फिशेस की। इन केस ऑफ अ टाइप ऑफ फिश कॉल्ड ट्यूना, फॉर एग्जाम्पल, द रैपिड एंड extensive decline in their population led to some agreements to control of fishing. अभी एग्जाम्पल के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो ट्यूना नाम की जो मछली है, अगर उसका उदाहरण लेते हैं हम, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो संख्या है बहुत तेज़ी से घटने लगी है। इसके लिए क्या किया गया? तो अग्रीमेंट किए गए हैं ताकि क्या हो जा सके? तो ट्यूना जो मछली है उसके शिकार को नियंत्रित किया जा सके, इसके लिए अग्रीमेंट भी होने लगे हैं उनका पॉपुलेशन मेंटेन रखने के लिए। नेवरथलेस, दिस इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फिश दैट कीप्स द ओशन इकोसिस्टम इन बैलेंस बाय कंज्यूमिंग स्मॉलर फिश, श्रिम्प्स एक्सेट्रा इज ऑन डिक्लाइन। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो महत्वपूर्ण मछली है ट्यूना का, जो मैंने आपको नाम बताया, ये क्या करती थी? तो ये ओशन इकोसिस्टम को संतुलित रखने का काम करती है, और इसी के लिए वो क्या करती है? तो छोटी मछलियाँ, झींगे आदि को खाने का काम करती है। मगर इनकी जो छोटी मछलियाँ या फिर श्रिम्प्स है, झींगे, इनकी तादाद भी क्या हो रही है? तो लगातार उनमें भी घट हो रही है। ये क्यों हो गया मालूम है क्या? कमर्शलाइजेशन मीन्स मछली पकड़ना एक व्यवसाय बन गया, इसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। डू यू नो ऑफ अदर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस दैट हेल्प द इकोसिस्टम टू स्टे इन बैलेंस? क्या आप कुछ ऐसी दूसरी कोई परंपरागत प्रथा के बारे में जानते हैं जो क्या कर रहा है? तो नेचर को या फिर उसकी जो इकोसिस्टम है उसे संतुलित रखने में मदद करती है। ओके, आपको ये ढूंढना है। चलिए देखते आगे क्या दिया है। वी नीड इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस द गुड्स वी कंज्यूम। हमें क्या है? तो इंडस्ट्रीज चाहिए। क्यों चाहिए?
क्योंकि हम जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं, जिन चीज़ों को हम कंज्यूम करते हैं, वो बनाने का काम इंडस्ट्रीज में होता है। The process also create waste that are frequently discharged into rivers and other water bodies। लेकिन ये जो उद्योग है, ये जो इंडस्ट्रीज है, इससे निकलने वाला जो कचरा है, वेस्ट है, वो क्या करता है तो नदियाँ हो गए या फिर अदर दूसरे कोई जल स्रोत हो गए, इसमें वो डाले जाते हैं, डिस्चार्ज किए जाते हैं, मीन्स वहाँ पे उसे रिलीज किया जाता है। ऑफन दिस वेस्ट कैन नॉट डिके टू बिकम द फूड ऑफ सम लाइफ फॉर्म्स। अब ये जो कचरा है, ये ज़्यादातर क्या होता है तो जो जीव रहते हैं पानी में, उनका वो खाना नहीं बन सकता है, वो खाने के लिए उसे यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि केमिकल्स होते हैं बहुत सारे। Instead, it leads to a disturbance in nature's cycle of restoration and regeneration, leading to a situation where the rivers becomes poisonous and cannot support life। इसकी वजह से क्या हो रहा है तो जो प्रकृति का नियम है रिस्टोरेशन और रीजनरेशन का, इसका चक्र क्या होते जा रहा है तो बिगड़ता जा रहा है। अंडरस्टैंड? और इसका नतीजा ये होता जा रहा है कि जो नदियाँ है वो क्या होती जा रही है तो पॉइजनस बनती जा रही है, मीन्स जहरीली होती जा रही है। और इसकी वजह से जो जीव जंतु उस नदी में होते हैं उनका लाइफ भी क्या आ रहा है तो डेंजर में आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं आगे फिगर 1.10, वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज इज ऑफन डिस्पोज विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट। अभी यहाँ पे इस इंडस्ट्रियल वेस्ट को लिक्विड के फॉर्म में वाटर बॉडीज में डिस्पोज किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है, और कोई भी इस पर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रही। इस तरह से उसे वाटर बॉडीज में डालने की वजह से वो जो वाटर है वो क्या होते जा रहा है तो कंटेमिनेट होते जा रहा है, पोल्यूट होते जा रहा है। अंडरस्टैंड? लेट्स एक्सप्लोर, चलिए जानते हैं क्या दिया है। देखो, आइडेंटिफाई ह्यूमन एक्शंस इन योर सराउंडिंग्स दैट रिजल्ट इन नेचर लूजिंग हर एबिलिटी टू रिस्टोर एंड रीजनरेशन। अपने आसपास ऐसे कोई मानवीय कार्य हो रहे हैं क्या जिससे जो प्रकृति की जो एक क्वालिटी है कि खुद को ठीक करना और जीवन को सुरक्षा देना, रिस्टोरेशन और जनरेशन की, वो लूज़ हो रही है? ऐसे कोई चीज़ें हो रही है क्या आपके आजू बाजू में? व्हाट टाइप ऑफ इंटरवेंशंस कैन बी अंडरटेकन टू रिस्टोर नेचर साइकिल। और थोड़ा आपको सोचना है इसके बारे में कि व्हाट टाइप ऑफ इंटरवेंशंस कैन बी अंडरटेकन टू रिस्टोर नेचर साइकिल। ये जो प्रकृति का चक्र है उसे फिर से सही करने के लिए हम कौन से कदम उठा सकते हैं, इसके बारे में आपको सोचना है। डोंट मिस आउट, इसे भूलना नहीं है। देखो क्या दिया है, इकोसिस्टम फंक्शंस एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ये जो इकोसिस्टम है उसके कार्य और उसकी सर्विस, उसकी जो सेवाएं है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है। देखो, नेचर हैज़ सम इनहेरेंट वे ऑफ वर्किंग। जो प्रकृति है उसका काम करने के अपने अपने तरीके होते हैं, नेचर के खुद के काम करने के अपने तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज नेचुरली प्रोड्यूस ऑक्सीजन। जैसे कि पेड़ जो है वो स्वाभाविक रूप से ऑक्सीजन बनाते हैं। व्हेन these natural processes benefit humans we call them ecosystem service। जब कभी भी प्राकृतिक जो प्रक्रिया है, अगर उन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से या फिर नेचुरल प्रोसेस से किसी भी तरह का फ़ायदा या लाभ मनुष्य को हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे इकोसिस्टम सर्विस। अंडरस्टैंड? इकोसिस्टम की सेवाएं उसे हम कॉल करेंगे, उसे बुलाएंगे। वी कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस। ओके, हम इसके बारे में कैसे सोच सकते हैं? देखो, उदाहरण के लिए हम देखेंगे, अ फॉरेस्ट नेचुरली फिल्टर वाटर। जंगल जो है पानी को साफ करता है, नेचुरली साफ करता है फॉरेस्ट वाटर को। प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। जंगल की वजह से मिट्टी जो है उसका इरोजन भी रुक जाता है, मीन्स वो वॉश आउट नहीं होती है सॉइल। अंडरस्टैंड? सॉइल इरोजन रुक जाता है। एंड प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर एनिमल्स। दीज आर इकोसिस्टम फंक्शंस। और जो जंगल है वो क्या करता है तो जानवरों को घर भी देता है। ये सब क्या है तो इकोसिस्टम के फंक्शन है, ये उनके कार्य है इकोसिस्टम के। अंडरस्टैंड? व्हेन वी बेनिफिट फ्रॉम क्लियर वाटर, प्रोटेक्टेड फार्मलैंड एंड pollinated crops because of that forest, we are receiving ecosystem services from nature। अभी ये सब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर जंगल से हमें साफ पानी मिल रहा है, प्रोटेक्टेड फार्मलैंड में सुरक्षित सी खेती मिल रही है, ज़मीन मिल रही है, और पॉलिनेटेड क्रॉप्स, ओके, पॉलिनेट
के वजह से अच्छी फसल हमारे यहाँ हमें मिल रही है बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट, तो ये सब क्या है, तो इकोसिस्टम सर्विसेज है जो हमें नेचर दे रहा है, प्रकृति से मिलने वाली एक इकोसिस्टम आपको सर्विस बताई जाए, ये हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि ये इकोसिस्टम सर्विसेज है जो हमें प्रकृति से नेचर से मिल रही है। अ मैच्योर ट्री प्रोड्यूस अबाउट 275 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर डे। एक बड़ा जो पेड़ है हर रोज कितना, लगभग 275 लीटर इतना ऑक्सीजन बनाता है। दिस वेरीज अ लिटल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्री। अब ये जो पेड़ है वो किस किस्म का है उसके अनुसार इसे, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा फर्क हो सकता है, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। अ ह्यूमन बीइंग नीड्स अबाउट 350 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एवरी डे। आप देख सकते हैं एक जो इंसान है उसे रोज लगभग कितना ऑक्सीजन चाहिए होता है, 350 लीटर, 350 लीटर ऑक्सीजन चाहिए होता है। दिस कैन चेंज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एक्टिविटीज दैट एन इंडिविजुअल एंगेज इन, देयर हाइट एंड वेट ऑल्सो, वेट सो ऑन। अभी इस पर भी आपको थोड़ा सा बदल दिखेगा, जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क, किस काम में वो व्यक्ति काम कर रहा है, किस कंडीशन में वो काम कर रहा है, किस एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है, साथ ही साथ उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, इसके अनुसार आप देख सकते हैं उसमें बदल भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? लेट्स एक्सप्लोर, चलो जानेंगे कुछ। टेक अप अ स्मॉल रिसर्च स्टडी टू assess the type of renewable resources in your region. You may discuss with your teacher the geographical area of your study and sources to assess information that you may need. आपको क्या करना है, आपका जो इलाका है, रीजन है, वहाँ पे कौन कौन से ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेस है उनका आपको स्टडी करना है और बाद में उसको आपके टीचर के साथ आपको उसके बारे में चर्चा करनी है। अंडरस्टैंड? और उसके बाद यह है कि एंड सोर्सेस टू एसेस इंफॉर्मेशन दैट यू मे नीड। और आपको ध्यान देना है कि आपको ये जानकारी कहाँ से मिली है, इसके बारे में आपको सोचना है। व्हाट हैज़ बीन द चेंज इन देयर स्टेटस ओवर टाइम। और ये जो संसाधन है, ये जो रिसोर्सेस है, इनमें स्थिति जो समय के साथ इसमें कैसे बदलाव हुआ है ये भी आपको देखना है, उसके बारे में आपको स्टडी करनी है, अध्ययन करना है। मेक अ स्मॉल रिपोर्ट, एक छोटा सा रिपोर्ट आपको बनानी है और आपको उसमें लिखना है कि क्या लिखना है, आइडेंटिफाइज द रीजन दैट फॉर द चेंज एंड व्हाट मे बी डन, कि ये जो बदलाव है उसके कारण क्या है और हम क्या कर सकते हैं ताकि ये जो रिसोर्सेस है वो कैसे रहे, तो सुरक्षित रहे, इसके लिए। आगे दिया है देखो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ओके, क्या दिया इसमें, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर क्रिएटेड ओवर लॉन्ग पीरियड्स। ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है ये क्या है, तो बहुत लंबे समय में बनते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम इसे लगता है इसे बनने के लिए। दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश एट रेट वी यूज़ देम। जितनी तेज़ी से हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी तेज़ी से वो वापस नहीं बन पाते। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल, ब्रैकेट में दिया देखो, कोल एंड पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन, जैसे कि कोल मीन्स कोयला और पेट्रोलियम, ये क्या है, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। एंड मिनरल्स एंड मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर एंड गोल्ड आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। मिनरल्स, खनिज, और मेटल जैसे कि आयरन, कॉपर और गोल्ड, ये भी क्या है, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। अंडरस्टैंड? इंडिया हैज़ सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ कोल रिजर्व्स। इंडिया में क्या है, तो सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ कोल रिजर्व्स मीन्स कोयले का बहुत बड़ा भंडार इंडिया में है। वी माइन कोल टू मीट आवर ग्रोइंग नीड फॉर एनर्जी। हम क्या करते हैं, इस कोयले का यूज़ करते हैं किसके लिए, तो हमारी जो ऊर्जा की ज़रूरत है उसे पूरा करने के लिए। बट इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट द कोल रिजर्व्स इन इंडिया में लास्ट अनदर 50 ईयर्स। मगर एक ऐसा अनुमान है कि भारत में जो कोयले का भंडार है वो लगभग अब इसके आगे 50 साल तक ही चलेगा। द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन इंक्रीजिंग एज द पॉपुलेशन एक्सपांड्स एंड डेवलपमेंट वर्क एक्सेलरेटेड। और ये जो बिजली की जो मांग है वो भी लगातार बढ़ रही है क्योंकि जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन वो बढ़ रही है और विकास का जो कार्य है वो भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है, बिजली की डिमांड, वो भी क्या हो रही है, तो बढ़ती जा रही है। Till more sustainable options become available widely, we need to use the coal we have judiciously. जब तक हमारे पास बड़े पैमाने पर एक सस्टेनेबल मीन्स विकल्प उपलब्ध नहीं हो जाता है, तब तक हमारे पास जो कोयला है उसे हमें सोच समझकर इस्तेमाल
करना होगा। आगे दिया देखो, लेट्स एक्सप्लोर, क्या दिया इसमें, व्हाट आर द रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट यू यूज डेली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप जो रोज ऐसे कौन से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करते हैं डेली, या डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, सीधे तौर पर या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर, उसकी लिस्ट बनानी आपको बताना है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। व्हाट आर द पॉसिबल रिन्यूएबल सब्सटीट्यूट्स, और उसके लिए कौन से ऐसे रिन्यूएबल सब्सटीट्यूट्स है हमारे पास, विकल्प है, ये आपको बताना है। व्हाट आर सम ऑफ द स्टेप्स वी कैन टेक टू ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल, और हम कौन से कदम उठा सकते हैं ताकि धीरे धीरे हम उसे क्या कर सके, तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है उसके आगे उसकी तरफ हम बढ़ सके, इस तरह से हम ऐसे कौन से कदम उठा सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। आज का जो अपना वीडियो है पार्ट सेकंड हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, ये हम आने वाले पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेस है ये पॉइंट हमने आज डिस्कस किया था। अगर कोई कंप्लेन या फिर आपका कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।